हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कमर्शियल बैंक। तो चैप्टर का नाम क्या है? कमर्शियल बैंक। इट्स ओके। नाम से ही समझ में आ रहा है कमर्शियल बैंक कि ये बैंक्स बहुत ही बिजनेस माइंडेड है एंड दे आर लुकिंग टू मेक व्हाट प्रॉफिट्स। सो कोई भी चीज अगर कमर्शियलाइज कर दी जाती है इसका मतलब ये होता है कि वहां पे उनका इंटेंशन क्या होता है? टू मेक व्हाट प्रॉफिट्स। So these banks are operating with the objective to attain what? Profits. Therefore, these banks are termed as what? Commercial banks. अब देखिए देखिए होता क्या है, इन लोग प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं। सोचिए ये एक पर्सन है ए। ये ए क्या करेगा? बैंक में जाके क्या करेगा? पैसा क्या करता है? डिपॉजिट करता है। सो ए विल डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी विद दी व्हाट? बैंक। एंड आई होप आपको पता है कि अगर मैं बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करूंगा तो बैंक उस पे मुझको क्या देगी? बैंक मुझको क्या देगी? सोचिए इंटरेस्ट देगी। फॉर एग्जाम्पल कितना परसेंट ले लिया मैंने? 4%। सो इफ आई एम डिपॉजिटिंग मनी इन टू द बैंक, डेफिनेटली बैंक विल पे मी सम व्हाट? इंटरेस्ट। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं? सोचिए 4%। बैंक इस पैसे को जो इसके पास डिपॉजिट हुआ है वो उसको आइडल नहीं रखती। वो क्या करती है? वो किसी और को क्या कर देती है? एज अ लोन क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। एंड बैंक जिसको लोन देगी वो पर्सन बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। वो बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10%। इट्स ओके। तो मैंने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया, बैंक उस पैसे को किसी और को लोन क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। बैंक जो पैसा लोन पे देती है बैंक को उस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड बैंक में मैंने जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक मुझको उस पे क्या देती है? इंटरेस्ट। तो यहां पे देखिए बैंक के पास आया कितना? 10%। और बैंक मुझको देती कितना है? 4%। तो देखिए बैंक के पास कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बच जाता है? 6%। ये बैंक की क्या हो जाती है? प्रॉफिट्स हो जाती है। So I am depositing money into the bank. I get paid 4%. But बैंक जो पैसा देती है as loan to someone else, वो सामने वाला भी क्या करेगा? बैंक को इंटरेस्ट देता है एंड वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो फॉर एग्जाम्पल बैंक को कितना इंटरेस्ट मिला? 10%। और उसको मुझको कितना देना उसी पैसे पे? 4%। तो ले दे के बैंक के पास लगभग कितना बचता है? 6%। तो ये बैंक की क्या हो जाती है? प्रॉफिट हो जाती है। तो दिस इज वे बैंक अर्न्स व्हाट? प्रॉफिट। दिस इज द वे बैंक्स अर्न व्हाट? प्रॉफिट। तो देखिए इसी पॉइंट को लिखा हुआ यहां पे, अ कमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन मनी, इट बोरोज एंड इट लेंड्स मनी। तो जब मैं पैसे डिपॉजिट करता हूं बैंक के पास तो बेसिकली बैंक इज बोरिंग मनी फ्रॉम मी। और बैंक उस पैसे को क्या कर देती है? सामने वाले को क्या कर देती है? लेंड कर देती है। इन दिस बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इट मेक्स व्हाट? प्रॉफिट। इन दिस केस ऑफ व्हाट? बोरिंग एंड लेंडिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग, बैंक क्या कमा जाती है? इंटरेस्ट कमा लेती है। तो ये अपना डेफिनेशन है ऑफ अ कमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में देखिए, तो चलिए मैं बोर्ड पे आता हूं। प्राइमरी फंक्शंस में देखिए बोल रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो जो ए पैसा डिपॉजिट कर रहा है, किसके पास डिपॉजिट कर रहा है? बैंक के पास डिपॉजिट कर रहा है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ए जो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट कर रहा है एंड बैंक उस पैसे को स्वीकार कर लेती है तो अपने क्या बोलते हैं? बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब देखिए डिपॉजिट्स कितने मेन प्रकार के होते हैं। तो देखिए देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ व्हाट? डिपॉजिट्स। वन इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, द अदर इज सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, और तीसरा क्या है? फिक्स डिपॉजिट, जिसका दूसरा नाम क्या है? देख लीजिए, टाइम डिपॉजिट्स। तो तीन मेन डिपॉजिट्स होती है। एक होती है जो डिपॉजिट्स करंट अकाउंट में होती है, दूसरा जो डिपॉजिट्स आपके सेविंग्स अकाउंट में होती है, तीसरा फिक्स डिपॉजिट और व्हाट? टाइम डिपॉजिट। तीसरा डिपॉजिट्स कहां पे होता है? फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट्स। तो देखिए करंट अकाउंट में कौन डिपॉजिट करता है? जनरली बिजनेसमैन। तो ये करंट अकाउंट कौन इसको चलाता है? जनरली बिजनेसमैन चलाते हैं। वैसे ही सेविंग्स अकाउंट देखिए कौन करता है? जनरली व्हाट? हाउस होल्ड्स। जनरली व्हाट? हाउस होल्ड्स। और फिक्स डिपॉजिट देखिए बोथ। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? बोथ। तो करंट अकाउंट में किसके पैसे होते हैं? जनरली बिजनेसमैन के होते हैं। वैसे ही सेविंग्स अकाउंट में जनरली किसके पैसे होते हैं? हाउस होल्ड्स के पैसे होते हैं। एंड फिक्स डिपॉजिट में किसके पैसे होते हैं? दोनों के पैसे होते हैं। इट मे बी ऑफ व्हाट? हाउस होल्ड्स और इट मे बी ऑफ व्हाट? बिजनेसेस। इज ओके। करंट अकाउंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट चेकेबल है। चेकेबल का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स।
जो चीज चेकेबल होती है उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। वैसे सेविंग्स अकाउंट भी देखिए क्या चेकेबल है, तो अगेन इसको क्या बोल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। और ये क्या देखिए नॉन चेकेबल है, और ये क्या है, नॉन चेकेबल। चेकेबल यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, इसका मतलब ये होता है कि इस अकाउंट में जो मेरे पैसे हैं मैं इसको कभी भी क्या कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं। नाम में देखिए डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि जो पैसे मैंने बैंक को दिए हुए हैं मैं कभी भी डिमांड कर सकता हूं कि वो मेरे पैसे वापस लौटा दे। तो जो पैसा सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट में होता है वो पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी डिमांड कर सकते हो बाय जस्ट व्हाट, एक चेक काट के। बस क्या करना है आपको, एक चेक काटना है। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाता है वो अलग बात है, बट आपका ये चेकेबल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पुराने जमाने में तो डेफिनेटली ज्यादातर काम किससे होता था, चेक से ही होता था। तो आई होप इट इज ओके। तो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे हैं आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। आप कभी भी डिमांड कर सकते हो बैंक को कि मेरे पैसे आप क्या करो, वापस लौटा दो। लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, जो टाइम डिपॉजिट होता है, नाम ही बोल रहा है फिक्स्ड का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली द बैंक विल व्हाट, रिपे यू बैक। तो दीज आर व्हाट, नॉन चेकेबल, दीज आर व्हाट, नॉन चेकेबल। तो आई होप इट्स ओके। तो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में जो भी आपके पैसे आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो चेकेबल या डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स होती है उसको आप जब मन में विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप वो विड्रॉ कर पाओगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने बैंक के साथ क्या किया था, अग्री किया था। तो इसको जब मन में आप नहीं निकाल सकते हो। देखिए करंट अकाउंट को भी अपने क्या बोल रहे हैं, चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स। सेविंग्स अकाउंट को भी क्या बोल रहे हैं, चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन ना सेविंग्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स होती है ना, इट कम्स विथ सम रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि सेविंग्स अकाउंट में कभी भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है ऑन दी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ विड्रॉल। तो आपको बैंक बोल सकती है कि आपके पास जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं आप उसको विड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन सोचिए बस मंथली 3 बार विड्रॉ कर सकते हो। तो जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे हो सकते हैं उसमें चाहे तो बैंक क्या लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन दी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ विड्रॉल। या दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये भी लगा सकती है ऑन दी अमाउंट। तो बैंक आपको ये बोल सकती है कि पर डे आप इतना 50,000 ही विड्रॉ कर पाओगे, 60,000 ही विड्रॉ कर पाओगे। तो वैसे टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस किस में लगाया जा सकता है, सेविंग्स अकाउंट में लगाया जा सकता है। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शंस करंट अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शंस करंट अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप इट्स ओके। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट दोनों ही चेकेबल है, दोनों ही डिमांड डिपॉजिट्स है। लेकिन हो सकता है कि सेविंग्स अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ व्हाट विड्रॉल, या ऑन द अमाउंट ऑफ व्हाट विड्रॉल। इट्स ओके। तीसरा देखिए करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट। तो करंट अकाउंट में जो आप पैसे डिपॉजिट करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, क्योंकि बैंक आपको अपना बिजनेस करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो आपको कभी भी किसी को भी कितना अमाउंट भी ट्रांसफर करना हो, बैंक आराम से फटाफट क्या कर देती है, उसको फंड्स को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो बैंक इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देती। सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, लगभग ये 3.5% टू 4.5% होता है, 3.5% टू 4% होता है, विच इज क्वाइट मिनिमल, विच इज व्हाट, क्वाइट मिनिमल। तो करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, सेविंग्स अकाउंट में मिलता तो है बट बहुत ही लो मिलता है। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में अगर आप कंपेयर करोगे करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट से, तो इनको क्या मिलता है, हाई मिलता है। इनको क्या मिलता है, हाई। तो 6% तो बहुत ही कॉमन है, 6.5%, 7% तो बहुत ही कॉमन है। So fixed deposits get usually paid higher compared to what, current account and what, savings account. So I hope it's okay. The difference between current account, savings account and what, fixed deposit account. इसको एक और बार रिपीट कर लेते हैं नोट्स देख देख के, ठीक है। तो लेट्स रीड। Those people who have surplus funds will deposit them with a bank. बैंक क्या पे करती है आपको, एक इंटरेस्ट पे करती है। इट्स ओके। They accept deposits on several forms. तो several forms क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड व्हाट, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है। तो करंट अकाउंट में देखते हैं, दीज डिपॉजिट्स रेफर टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। तो करंट अकाउंट देख रहे हैं, दीज डिपॉजिट्स रेफर टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। तो अभी बात हुई थी, ये पैसे जो आप करंट अकाउंट में रखते हो इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय होम, बिजनेसेस विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग व्हाट, ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, दे डू ट्रांजैक्शंस। तो उसी ट्रांजैक्शंस में पैसे की दरकार पड़ती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, करंट अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं। दे कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय अ चेक विदाउट एनी व्हाट, रेस्ट्रिक्शन। ये बात हो चुकी है।
कि उन लोग चेकेबल डिपॉजिट्स होती है एंड विथ नो रेस्ट्रिक्शंस। बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीस अकाउंट्स, बैंक आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। नेक्स्ट है सेविंग्स अकाउंट। अगेन दीज आर ऑल्सो रीपेबल बाय द बैंक ऑन व्हाट, डिमांड। और ये कौन मेंटेन करता है, देखिए दीज आर मेंटेन्ड बाय व्हाट, हाउस होल्ड्स। The depositors are given check facility to withdraw the money from their account। आज के दिन आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आने से पहले तो सभी कुछ क्या होता था, चेक्स के थ्रू ही होता था। Some restrictions are imposed on the number and the amount of what withdrawals। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेविंग्स अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है on the amount to be withdrawn and the number of times to be withdrawn। Next देखिए, they can be withdrawn upon by a check with restrictions। They carry a rate of interest which is less than the interest rate on what, fixed deposits। कम से कम इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट से क्या मिलता है, कम ही मिलता है। नेक्स्ट देखिए फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स। दीज आर डिपॉजिटेड विद अ बैंक फॉर अ व्हाट, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट्स। कि आप एक फिक्स पीरियड के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। सच डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय व्हाट, चेकेबल फैसिलिटी। आप जब मन में आए उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। These deposits carry a what, high rate of interest। Very important, it must be noted that the current account deposits and savings deposits are checkable deposits, whereas fixed deposit is a what, non-checkable deposit। तो आई होप यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। So we are done with what, पहला प्राइमरी फंक्शन, that is what, accepting deposits। दूसरा देखिए क्या, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। दूसरा क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो देखिए बोर्ड पे लेके आता हूं मैं आपको। तो ये जो है बैंक के पास जो एक्सेप्ट किया हुआ डिपॉजिट्स है वो अपने पास आइडल नहीं रखेगी। इट विल पास इट एज अ व्हाट, लोन। इट विल पास इट एज अ व्हाट, लोन। तो ये प्राइमरी फंक्शन 1 था, ये प्राइमरी फंक्शन 2 है। और प्राइमरी फंक्शन 1 2 को एड अप करके ही बैंक्स क्या कमाती है, प्रॉफिट्स कमाती है। तो देखिए एडवांसिंग लोन्स, आपकी बुक में बोला हुआ है 3 मेन लोन्स कौन से, एक तो है कैश क्रेडिट, बोर्ड पे देखिए, दूसरा है टर्म लोन, और तीसरा कौन सा है, डिमांड लोन। तो पहले मैं कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन, पहले इसकी बात कर रहा हूं, कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन की बात कर रहा हूं। पहले तो कैश क्रेडिट एंड व्हाट, टर्म लोन। बोर्ड पे देखते हुए जाइए भाई। तो कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन की बात कर रहा हूं, बाद में मैं किसकी बात करूंगा, डिमांड लोन की बात करूंगा। तो कैश क्रेडिट पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, बैंक में जा रहा हूं और बैंक से ना लोन मांग रहा हूं। और बैंक, सोचिए आपको जो लोन सैंक्शन की है, बोर्ड में देखिए कितना है, 10 लाख रुपीस। बोर्ड में देखिए, तो मैं गया हूं बैंक से और बैंक से मैंने लोन मांगा है। तो बैंक कितने का लोन दे रही है, सोचिए सैंक्शन कितना का की है, 10 लाख। लेकिन पूरे साल में ना, सोचिए मैं 6 लाख यूटिलाइज कर पाया। तो मैंने तो मेरे बैंक से 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करवा लिया, लेकिन मैं यूटिलाइज कितना कर पाया, 6 लाख। सोचिए बैंक से ना ये बार मैंने टर्म लोन लिया है, बैंक से ना मैंने क्या लिया है, टर्म लोन लिया है। और अगेन मुझको सैंक्शन कितना किया हुआ है, 10 लाख किया हुआ है। अगेन टर्म लोन कितना सैंक्शन हुआ, 10 लाख। अगेन मैंने यूटिलाइजेशन क्या किया, 6 लाख। तो अब मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं इंटरेस्ट किस पे करूं, सैंक्शनड अमाउंट या यूटिलाइजेशन अमाउंट। ठीक है, तो अगेन आपने सोचो 2 तरह का लोन लिया है, कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन। दोनों में आपको सैंक्शन कितने का हुआ, 10 लाख, लेकिन आप यूटिलाइजेशन कितना कर पाए हो, 6 लाख। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप कितने पे इंटरेस्ट पे करोगे, यानी कि बैंक कितने पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर बैंक इस 6 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, 6 लाख पे क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये कैश क्रेडिट है। लेकिन अगर बैंक इस 10 लाख पे अगर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये क्या है, टर्म लोन है। तो कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन में क्या फर्क है कि कैश क्रेडिट में जितना अमाउंट आप लोन यूटिलाइज करते हो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वेरएस टर्म लोन पे आपको जितना सैंक्शन हुआ है, जितना यूज किए हो, दैट इज व्हाट, इररिलेवेंट। जितना आपने क्या किया, आपने जितना आपको सैंक्शन हुआ है उस पे आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आई होप इट्स ओके। सो कैश क्रेडिट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन दी अमाउंट यूटिलाइज्ड, वेरएस टर्म लोन पे आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है जितना आपको सैंक्शन हुआ है। इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए डिमांड लोन। डिमांड लोन का मतलब ये होता है कि बैंक आपको लोन तो दी है लेकिन बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी है, फॉर एग्जाम्पल 1 डे। तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक चाहे तो आपसे कभी भी वो पैसे वापस मांग सकती है। तो अगर आप बैंक से पैसे लेते हो, लोन लेते हो विद अ कंडीशन कि बैंक उस पैसे को कभी भी मांग पाएगी, फॉर एग्जांपल 1 दिन में भी, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, डिमांड लोन। तो डिमांड लोन नाम ही बोल रहा है, बैंक कैन डिमांड दैट मनी बैक एनी टाइम। तो ये यूजुअली एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है
या यूजुअली स्टॉक ब्रोकर्स लेते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स सुबह सुबह शेयर्स खरीदने के लिए उनको लोन चाहिए, शाम तक उन लोग उसी स्टॉक्स को बेच के जो भी पैसा आता है उसको लोन, उससे लोन क्या कर देते हैं, चुका देते हैं। तो यूजुअली डिमांड लोन अपने जनरल पब्लिक तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बैंक ये पैसे आपसे कभी भी मांग सकती है। तो यू कैन बी एन अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैंने लोन लिया और मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, अभी तक मैंने वहां से प्रॉफिट्स कमाया ही नहीं है, और बैंक को अगर पैसे वापस मांग लेगी तो आपको पैसे वापस कहां से लेके आओगे। तो जनरली दीज आर नॉट मेंट फॉर व्हाट, जनरल पब्लिक, इट इज मेंट फॉर व्हाट, होम, स्टॉक ब्रोकर्स, या एक बैंक जब दूसरे बैंक से लेती है तब अपने इसको क्या बोलते हैं, डिमांड लोन। तो चलिए नोट्स में और भी पढ़ते हैं क्या क्या है। तो कैश क्रेडिट का मतलब समझ गए हो, टर्म लोन का मतलब समझ गए हो, डिमांड लोन इज इजी। सो कैश क्रेडिट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन द अमाउंट यूटिलाइज्ड, वेयर टर्म लोन पे आपको अमाउंट पे करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन द अमाउंट सैंक्शन। तो देखिए यहां पे क्या, advancing of loans, the deposits received by banks are not allowed to remain what, idle. So after keeping certain cash reserves, the balance is given to needy borrowers and interest is charged for them, which is their main source of income. तो जब आप क्या करते हो, बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हो ना, आप जानते भी होंगे इसको अगर आपने सेंट्रल बैंक पढ़ा हुआ है, कि बैंक को क्या करना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स खुद के पास या आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बाकी अमाउंट उन लोग किसके रूप में दे सकते हैं, लोन के रूप में दे सकते हैं। तो अगर आप 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक उस 100 रुपए को लोन के तहत किसी और को नहीं दे सकती है। बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज खुद के पास या आरबीआई के पास रखना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मानिए 20%, तो बाकी 80% वो कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, लोन के रूप में पब्लिक को दे सकती है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है। सो आफ्टर कीपिंग व्हाट, बोर्ड पे देखिए, सो आफ्टर कीपिंग व्हाट सर्टेन कैश रिजर्व्स, बैंक क्या कर सकती है, बाकी जो भी अमाउंट है वो लोन के तौर पे किसी और को पास ऑन कर सकती है। आप जैसे ये रोड में अगर कहीं पे भी चलते हो तो आपको ये यस बैंक, आईसीआईसी बैंक वगैरह दिखता है, यही एक्चुअल में क्या आपके कमर्शियल बैंक है। तो लेट्स रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय व्हाट, कमर्शियल बैंक्स। पहला कौन सा है, कैश क्रेडिट। A credit limit is sanctioned and the amount is credited in his account. तो एक लोन आपको क्या कर दिया जाता है, सैंक्शन किया जाता है। The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. Actually withdrawn का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज्ड। तो सैंक्शनड अमाउंट में नहीं होता, जितना अमाउंट आपने उसमें से यूटिलाइज किया है उस पर आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। और देखिए जब आप कैश क्रेडिट लोगे तो आपको गिरवी के तौर पे कुछ तो रखना पड़ता है। तो गिरवी के तौर पे आप शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह क्या कर सकते हो, रख सकते हो। जनरली क्या करते हो आप, अपना स्टॉक्स ही क्या करते हो, जनरली आप क्या करते हो, आप अपना क्या करते हो, स्टॉक्स ही क्या करते हो, गिरवी के तौर पे बैंक के पास रखते हो। अगेन जनरली एक और चीज याद कीजिएगा, जनरली अगेन ये किसके लिए होता है, बिजनेसेस के लिए होता है। कैश क्रेडिट इज अगेन फॉर होम, जनरली फॉर व्हाट, बिजनेसेस। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, कैश क्रेडिट जनरली बिजनेसेस के लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यूटिलाइज पे करना है, और आखिरी पॉइंट गिरवी के तौर पे उन लोग अपने शेयर्स या जो भी आपके गोडाउन में स्टॉक है वो आपको क्या करना पड़ता है, बैंक को एज सिक्योरिटी देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म लोन्स अगेन दीज आर यूजुअली बाय होम देन हाउस होल्ड्स। जनरली ये किसके लिए होता है, हाउस होल्ड्स के लिए होता है। पर्सनल लोन्स के नाम से आप जानते हो, तो they are given as what, personal loans against some collateral security। definitely बैंक से अगर आप लोन लोगे तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना पड़ेगा। the money is credited to the account of the what, borrower, and the borrower can withdraw money from his account and interest, ये देखिए बोर्ड पे, interest is what, payable on the entire sum of the loan what, granted। यहाँ पे granted का मतलब क्या होता है, sanctioned। तो आई होप इट्स ओके। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जनरली क्या करते हैं हाउस होल्ड्स। दूसरा इंटरेस्ट फुल अमाउंट सैंक्शन पे आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है इंटरेस्ट। और तीसरा इसमें भी आपको कोलैटरल सिक्योरिटी, गिरवी के तौर पे कुछ रखना पड़ेगा। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कुछ चीज गिरवी पे रखना। तीसरा देखो डिमांड लोन्स, और इसका दूसरा नाम क्या है, मनी एट कॉल। मनी एट कॉल, बैंक कभी भी कॉल कर सकता है, बैंक कभी भी मांग सकता है। कॉल करने का मतलब बुलाना, तो बैंक अपना पैसा कभी भी बुला सकता है वापस। और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरी रेयर। डिमांड लोन्स रिफर टू दोज लोन्स व्हिच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम, जनरली सिक्योरिटी ब्रोकर्स टेक दिस लोन्स ऑन व्हाट, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है शेयर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल। एंड ये कौन लेता है, बैंक्स भी क्या करती है, इंटरबैंक भी होता है। एक बैंक जब दूसरे बैंक से क्या ले सकती है, डिमांड लोन ले सकती है।
So we are done with what? Two primary functions. We are done with what? Two primary functions, accepting deposits and what? Advancing loans. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस एंड उसमें सीख रहे हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या सीख रहे हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सोचिए मेरा बैंक में ना 1 लाख रुपए है, लेकिन मैंने किसी को चेक 1,50,000 रुपीज का काट के दे दिया। तो जब सामने वाला बैंक में जाएगा तो वैसे तो वो चेक क्या हो जाना चाहिए? बाउंस हो जाना चाहिए फॉर व्हाट? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो मेरा बैंक में मेरे पैसे 1 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने किसी को पेमेंट कर दिया थ्रू चेक 1,50,000। तो जब वो मेरे बैंक में जाएगा पैसे विड्रॉ करने के लिए तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि बैंक्स ये चेक को बाउंस नहीं करती है। तो बैंक क्या करती है, भलाई मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हो, सामने वाले को क्या पे कर देती है? 1.5 लाख रुपए पे कर देती है। तो जो बैंक ने एक्स्ट्रा 50,000 पे किया, जो बैंक ने मेरे बिहाफ में एक्स्ट्रा 50,000 पे किया है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बोर्ड पे देखिए, उसी को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए ये सभी के लिए बैंक नहीं करेगी। अगर आप एक रिलायबल और एक रेस्पेक्टेबल कस्टमर हो बैंक के लिए, तभी जाके वो क्या करती है? आपकी हेल्प करती है। कि जहां पे आपके पैसे बैंक में 1 लाख रुपए हो और आपने क्या किया? 1.5 लाख रुपए की चेक काट दी है, तो बैंक उसको क्या कर देती है? 1.5 लाख रुपए दे देती है। इसका मतलब यह है कि बैंक अब मुझसे कितना पाएगी? 50,000 पाएगी। इसका मतलब अगेन ये है कि बैंक ने मुझको क्या दिया हुआ? 50,000 का लोन दिया हुआ है एंड मुझको वो 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही है, साथ साथ में मुझको बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस ओके, व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो अगर बैंक ऐसा कुछ अमाउंट पे करती है विच इज मोर देन द अमाउंट आपके जो बैंक अकाउंट में है, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, दैट इज नथिंग बट अ व्हाट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दैट इज नथिंग बट अ व्हाट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो वो कितनी बार आपके चेक्स बाउंस होने नहीं देती है, क्योंकि आप उसके क्या हो? एक रिलायबल एंड रेस्पेक्टेबल कस्टमर हो। एंड जितना भी उसने एक्स्ट्रा पे किया है बैंक ने, इसका मतलब ये होगा कि बैंक ने आपको क्या दिया है? लोन दिया है। तो आपको तो उस प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे करना ही है, साथ साथ में क्या करना है? इंटरेस्ट भी रिपेमेंट करना है। अगेन देखिए बैंक ऐसा क्यों करती है? जबकि आपका 1 लाख रुपए का फंड्स हो, बैंक आपके बिहाफ में कितना पे कर देती है? 1.5 लाख। एक्चुअली बैंक ना मेरा रेपुटेशनल लॉस को क्या कर रही है? सेव कर रही है। क्योंकि अगर मेरा चेक बाउंस हो जाए ना, तो मार्केट में ये हल्ला हो जाता है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? बहुत ही खराब है एंड नो पीपल वुड लाइक टू डील विथ मी देन। तो बैंक को तो पता है कि हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम के कारण चेक क्या हो जा रहा है? बाउंस हो जा रहा है, तो मेरा रेपुटेशनल लॉस हो जाएगा। इसलिए बैंक मेरे रेपुटेशन को बचाने के लिए क्या कर देती है? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी क्या कर देती है? पेमेंट कर देती है। हाँ, बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स मी लोन हो जाएगा, मुझको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना है आगे जाके फ्यूचर में। सो दिस इज व्हाट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मीन्स एन अग्रीमेंट विद अ बैंक बाय विच a current account holder is allowed to withdraw more than the balance to his credit up to a certain limit। तो मेरा तो 1 लाख रुपए थे बैंक के पास, लेकिन बैंक ने देखो मेरे बिहाफ में कितना पे कर दिया? 1,50,000। तो जो भी एक्स्ट्रा पे किया दैट इज नथिंग बट व्हाट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये करंट अकाउंट यानी कि बिजनेसमैन वगैरह के लिए ही होता है। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू व्हाट? रेस्पेक्टेबल एंड व्हाट? रिलायबल कस्टमर। तो हमेशा बैंक ऐसा काम नहीं करेगी कि आप 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दोगे, 1 लाख रुपए आपका बैंक अकाउंट में और आप 1.5 लाख रुपए का चेक काट के दे दोगे तो बैंक 1.5 लाख पे कर दोगे। नहीं, यू हैव टू बी अ वेरी गुड कस्टमर फॉर द बैंक, देन ओनली द बैंक विल व्हाट? ऑनर दैट चेक फॉर अ शॉर्ट पीरियड, हु हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय हिम। तो डेफिनेटली लोन अगर मैं लेता हूं किसी भी वे से, तो मुझको तो इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या? नेक्स्ट क्या? टू डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आप क्लास 11 के अकाउंट्स में कर चुके हो, मैं बहुत ही लूज वर्ड्स में आपको इसको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए होता क्या है कि ए सोचिए क्रेडिट सेल किया है, ए ने क्या किया? क्रेडिट सेल किया है ₹100 का, और ये पैसे सोचिए 3 मंथ्स बाद मिलेंगे। तो ए ने बी को माल बेचा है ₹100 का, और बी कितने मंथ्स बाद रिपे करेगा? 3 मंथ्स। ठीक है, तो ए अब क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें वो बी का क्या करवा लेगा? बोर्ड में देखिए साइन करवा लेगा या उससे एक्सेप्ट करवा लेगा कि बी विल पे टू ए आफ्टर 3 मंथ्स। बी विल पे टू ए आफ्टर व्हाट? 3 मंथ्स। तो आई होप ये तो एकदम जेन्युइन है। तो ए सोल्ड गुड्स टू बी कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स, यानी कि क्रेडिट सेल किया। तो ए ने क्या किया? क्रेडिट सेल किया है टुवर्ड्स बी, और ये क्रेडिट सेल कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स, और अमाउंट कितना? ₹100।
तो ए डेफिनेटली क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन तो करवा ही सकता है ना। तो ए क्या करेगा, बी के पास एक डॉक्यूमेंट ले जाएगा और बी से उसमें साइन या एक्सेप्ट करवा लेगा कि बी विल पे टू ए आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। देखिए ए के हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट है, यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए के हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। और इस बिल रिसीवेबल में क्या लिखा हुआ है कि ए को उसके पैसे तो मिलेंगे, लेकिन आफ्टर कितना मंथ्स मिलेगा, 3 मंथ्स। सोचिए ए को 15 डेज बाद ही पैसे की दरकार पड़ गई, तो बी तो पे करेगा नहीं, क्योंकि बी ने तो बोला कि 3 मंथ्स बाद पे करूंगा। अभी तो कितना दिन बीता है, 15 डेज ही बीता है। तो ए क्या कर सकता है, इस बिल रिसीवेबल को देखिए किसके पास बेच सकता है। सो बिल रिसीवेबल कैन बी सोल्ड बाय ए टू हुम, बैंक। तो ए क्या कर सकता है, ये बिल रिसीवेबल को देखिए यारो, ये क्या कर सकता है, बैंक को बेच सकता है। तो ए को उसके पैसे मिल जाएंगे। और ये बिल रिसीवेबल अब किसके हाथ में आ गया, बैंक के हाथ में आ गया। ये बिल रिसीवेबल किसके हाथ में आ गया, बैंक के हाथ में आ गया। तो जब 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे तो बी क्या करेगा, या बैंक क्या करेगा, बी से ये पैसे क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। बी से क्या करेगा, ये बैंक से क्या कर, बैंक क्या करेगा, बी से ये पैसे क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो आई होप इट्स ओके। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, डिस्काउंटिंग ऑफ व्हाट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ए सोल्ड गुड्स टू बी, बी विल पे टू ए आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। लेकिन ए को पैसे कितने दिन के बाद दरकार पड़ गई, 15 दिन के बाद दरकार पड़ गई। तो ए ने तो ऑलरेडी उस क्रेडिट सेल का डॉक्यूमेंटेशन करवाया हुआ था, उस डॉक्यूमेंटेशन को अपने क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। तो ए क्या कर सकता है, उस बिल रिसीवेबल को जाके, चाहे तो जाके बैंक को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो वो जब बैंक को बेचता है तो बैंक उसको थोड़ा सा कम पैसा देती है। तो वो 100 का था ना डॉक्यूमेंट, तो सोचिए बैंक ए को कितना पे कर देगी, 98 एक बार पे कर देगी। और वो अब बिल रिसीवेबल किसके हाथ में आ गया, बैंक। और फ्यूचर में क्या करेगा, बैंक किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, और बी से वो क्या कर लेती है, पैसा कलेक्ट कर लेती है। एंड डेफिनेटली बी कितना पे करेगा, 100 ही पे करेगा, क्योंकि बी को तो कितना पे करना था, 100 पे करना था। तो देखिए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बी से तो कितना रुपीस मिला, 100, और बैंक ने ए को कितना पे किया, 98। वैसे बैंक कितना रुपया कमा ली, 2 रुपए कमा ली। तो उसी वे से बैंक क्या करती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके कमाती है। सो अगेन फाइनल टाइम, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ₹100, बी विल पे टू ए आफ्टर व्हाट, 3 मंथ्स। इसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क को क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ए को 15 दिन बाद ही पैसे चाहिए, जो कि पैसे बी से तो मिलेंगे नहीं। तो ए इस डॉक्यूमेंट को किसको बेच सकता है, बैंक को बेच सकता है। लेकिन बैंक थोड़े से कम पैसे देती है, तो 100 की जगह बैंक उसको ए को कितना दे देगी, 98। तो ए एक बार तो ए का काम निकल जाएगा। तो बैंक ने ए को अभी तक कितना दिया, 98। हाँ, जब ये पूरा 3 मंथ्स कंक्लूड हो जाएगा तो बैंक क्या करेगी, बी से ये पैसे कलेक्ट कर लेगी। एंड बी सपोज टू पे हाउ मच, 100, क्योंकि बी ने तो उसमें वादा क्या किया, आई विल पे व्हाट, 100। तो बैंक को 100 रुपीज मिला, लेकिन उसने ए को कितना दिया था, 98। तो इस वे में बैंक कितना रुपया कमा लेती है, 2 रुपए कमा लेती है। दैट इज व्हाट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए क्या, एजेंसी फंक्शंस। नेक्स्ट क्या है, एजेंसी फंक्शंस। तो बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर इट्स कस्टमर, बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर इट्स कस्टमर। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, तो कितनी बार क्या होता है, मुझको किसी को पेमेंट करना होता है, किसी से मुझको रिसीव करना होता है। तो अगेन, तो ये जो पैसे मुझको पे करने हैं या पैसे रिसीव करने हैं, ये बैंक मुझको क्या करती है, हेल्प करती है। तो सोचो मुझको किसी पर्सन को पे करना है, तो अगर मैं बैंक को बोलूं तो बैंक क्या कर देती है, उस पैसे को दूसरे के अकाउंट में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। या किसी से मुझको पैसे पाने हैं तो उसके पैसे मेरे नाम पे क्या कर देती है, ट्रांसफर करवा देती है। तो बैंक का काम ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर देती है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर देती है। सो बैंक ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय मींस ऑफ व्हाट, बैंक ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। तो सिंपल है, आप जानते हो कि किसी भी बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में फंड्स क्या हो जाते हैं, बैंक के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। दूसरा देखिए, कलेक्शन एंड व्हाट, पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। तो आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आप अपने बैंक को एक चिट्ठी लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेट में आपके बिहाफ में बैंक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करेगी, टेलीफोन चार्जेस पे करेगी, डिविडेंड कलेक्ट करेगी, इंश्योरेंस पे करेगी। तो बैंक को उन पर्टिकुलर डेट्स में आपके बिहाफ में जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, बैंक उसको क्या करती है, फॉलो अप करती है। इट्स ओके, बैंक में चार्ज यू फॉर द सेम एज सर्विस फी, वो अलग चीज है। लेकिन बैंक डज कलेक्ट और पे, डज कलेक्ट और व्हाट, पे ऑन योर बिहाफ, प्रोवाइडेड यू गिव अ व्हाट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, आप उनको लिखित रूप में बोल चुके हो कि इस पर्टिकुलर डेट पे किसी से पैसे कलेक्ट करने हैं या किसी को पैसे देने हैं। वो पेमेंट या कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो पेमेंट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मोबाइल चार्जेस,
अगर आपने पोस्टपेड कनेक्शन लिया हुआ है, कलेक्शन किसका हो सकता है, इंटरेस्ट अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट, ये सब कुछ का हो सकता है। परचेज एंड सेल ऑफ व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज। तो मुझको सोचिए डॉलर्स चाहिए, तो मैं अपने बैंक से जाकर डॉलर्स खरीद सकता हूं। और सोचिए मैंने डॉलर्स खरीदे हुए लेकिन कुछ डॉलर्स मेरे पास रह गए, तो वो डॉलर्स को वापस से जाके मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बैंक को बेच सकता हूं। सो परचेज एंड सेल ऑफ क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल ऑफ व्हाट, सिक्योरिटीज। तो आई होप यू नो कि बैंक्स इवन एक्ट एज अ ब्रोकर्स। तो मुझको कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, तो अगेन आई कैन ब्रिंग अप टू माय व्हाट, बैंकर। बैंक मेरे बिहाफ में क्या कर देगा, शेयर्स खरीद भी लेगा और शेयर्स को क्या कर देगा, बेच भी देगा। नेक्स्ट क्या देखिए, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। तो पहले एग्जीक्यूटर की बात कर रहा हूं, ट्रस्टी एंड व्हाट, एग्जीक्यूटर। सोचिए मैंने एक विल बनाया हुआ है और उस विल में मैंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे 3 बेटों में क्या की कर दी है, डिवाइड कर दी है। तो मैंने एक विल बनाया है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी 3 मेरे बेटों में क्या कर दी है, विड्रॉ कर दी, 3 बेटों में मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दी गई है। तो वो विल को मैं क्या करता हूं, मेरे बैंक के पास चाहे तो मैं छोड़ के जा सकता हूं, और उसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि मेरे मरने के बाद आप प्लीज मेरे तीनों बेटों से मिलना, और जो भी प्रॉपर्टी मैंने जिसके भी नाम पे की है आप वो प्रॉपर्टी उनको सौंप देना। सो दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटर, दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटर। यूजुअली लॉयर्स करते हैं, तो इसमें बैंक्स भी क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। सो फाइनल टाइम, मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने 3 बेटे में डिवाइड करके एक विल बना रखा हूं, वो विल मैं बैंक के पास छोड़ जाता हूं। जब मेरी मौत हो जाती है, बैंक उस विल के हिसाब से मेरे प्रॉपर्टी का डिवीजन मेरे 3 बेटों में कर देती है। दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटर का रोल, दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटर का रोल। नेक्स्ट देखिए किसका रोल है, ट्रस्टी का। ट्रस्टी का कितनी बार क्या होता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मेरे बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा क्या है, इररिस्पॉन्सिबल है। सो आई एम अ वेरी रिच पर्सन एंड आई हैव अ सन और अ डॉटर हु इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो आई एम फीलिंग कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी में उसके नाम पे एक बार ट्रांसफर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझको ये लगता है कि वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पाएगा एंड उस प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, वो डुबा देगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बैंक को क्या बोल सकता हूं कि प्लीज मेरी जो भी ये प्रॉपर्टी है ना, आप इसकी क्या करना, देखभाल करना। तो सोचिए मेरे पास 10 बिल्डिंग एज में प्रॉपर्टी है, तो मैं मेरे बैंक को क्या बोलूंगा कि मेरे पास ये जो भी 10 बिल्डिंग है आप इसकी क्या करना, देखभाल करना, और इससे जो रेंटल इनकम आएगा ना, बस वो रेंटल इनकम मेरे क्या करना, बेटा या बेटी को आप दे देना। तो देखिए मैं यहां पे मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ट्रांसफर करके नहीं जा रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी जो 10 बिल्डिंग है वो मैं बैंक के देखभाल में छोड़ जा रहा हूं, और बैंक उससे जो भी रेंटल इनकम करवाएगी, प्रॉपर्टी बैंक उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करेंगे मेरा बेटा बेटी के नाम पे, उस बिल्डिंग से, उस दिस बिल्डिंग से जो भी रेंट आएगा, बस रेंट मंथली बेसिस पे क्या करेगी, मेरे बेटे या बेटी को क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। तो इस वे से मैं अपनी प्रॉपर्टी को डूबने से क्या कर सकता हूं, बचा सकता हूं। तो हो सकता कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दूं, वो उसको डुबा दे, तो उतना भरोसा अगर मेरे बच्चे पे नहीं है, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी एक बार बैंक के नाम पे कर जाओ, और इस वे से नाम पे कर जाओ कि जो भी उससे रेंटल इनकम आएगी, बस रेंटल इनकम क्या करेगा, मेरे बच्चे के पास जाएगा, एंड उसकी जो भी देखभाल करेगा वो कौन करेगा, बैंक ही करेगा। तो बैंक इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, बैंक इज एक्टिंग एज अ व्हाट, ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा, बैंक करेगा। डेफिनेटली वो कोई फीस वगैरह लेवी करेगा, तो जो भी रेंटल इनकम आती है उससे वो फी क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, बाकी जो भी अमाउंट बचेगा मेरे बच्चे को, दैट इज बेनिफिशियरी, मेरा बच्चा को क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी। तो यहां पे 3 पार्टीज हो गई। प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी, तो मैं ऑथर हूं, तो ऑथर ट्रांसफर्स दिस प्रॉपर्टी टू द बैंक, बैंक क्या होता है, ट्रस्टी। लेकिन उस बिल्डिंग से जो भी बेनिफिट्स, जो भी पैसे आएंगे, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू दी बेनिफिशियरी, जिसमें कि बेनिफिशियरी कौन होगा, मेरा बच्चा। तो बैंक बस उस प्रॉपर्टी का क्या करता है, देखभाल करता है, जिसके वो कुछ सर्विस फी वगैरह चार्ज करेगा, तो वो उसको उसके सर्विस फी वगैरह मिल जाएगी। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी आई होप आपको ये पता ही है कि आपके बैंक के पास बहुत सारे छोटे छोटे लॉकर्स होते हैं, आप उसको मंथली रेंटल पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो, और आप अपने जो भी वैल्यूएबल्स है उसको उस लॉकर्स पे क्या कर सकते हो, स्टोर एंड कर सकते हो। ट्रैवलर्स चेक का मतलब यह है कि मुझको कोई फॉरेन कंट्री में क्या करना है, ट्रैवल करना है, बट आई डू नॉट वांट टू कैरी दी व्हाट, फॉरेन करेंसी विथ मी। तो मैं अपने बैंक के पास जा सकता हूं, उनको रुपीस दे सकता हूं, और वो मुझको एक चेक काट के देंगे इन डॉलर्स। वो चेक जब मैं अपने फॉरेन कंट्री में पहुंचूंगा,
तो वहां पे जाके कोई भी बैंक में जाके क्या कर दूंगा, उस ट्रैवलर्स चेक को दे दूंगा, तो वो वहां पे मुझको क्या दे देंगे, इन रिटर्न फॉरेन करेंसी दे देंगे। सो अगेन मुझको घूमने जाना है फॉर एग्जांपल यूएसए, तो मुझको डॉलर्स की दरकार पड़ेगी। आई डू नॉट वांट टू कैरी डॉलर्स विथ मी फ्रॉम इंडिया टू व्हाट यूएसए, आई फील इट्स रिस्की। तो मैं मेरे बैंक के पास जा सकता हूं, उसको मैं रुपीज दूंगा, वो मुझको डॉलर्स देगा बट एक चेक के रूप में देगा। तो वो चेक मेरे हाथ में आ जाता है। जब मैं यूएसए पहुंचता हूं तो मैं कोई भी बैंक में जाके उस ट्रैवलर्स चेक को क्या करूंगा, दूंगा, तो उन लोग उस चेक के रिटर्न में मुझको वहां पे क्या दे देंगे, डॉलर्स दे देंगे। तो डेफिनेटली इससे अपने को क्या हो जाती है, पैसे चोरी होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। दैट इज व्हाट ट्रैवलर्स चेक। नेक्स्ट क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए मुझको ना सोचिए चाइना से कुछ गुड्स खरीदना है ऑफ 10 लाख रुपीज। आई वांट टू बाई सम गुड्स फ्रॉम चाइना 10 लाख रुपीज एंड उसको ना मुझको उधार पे खरीदना है, लेकिन चाइना वाली पार्टी मुझको उधार पे गुड्स नहीं बेचेगी। तो अगर मैं चाइना वाले को बोलता हूं कि मुझको 10 लाख रुपीज का गुड्स चाहिए और मैं आपको पैसे सोचिए 2 मंथ्स बाद दूंगा, तो चाइना वाली पार्टी क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, वो उस बात को अग्री नहीं करेगी। लेकिन चाइना वाली पार्टी मुझको ना एक तरीका बता सकती है। तो चाइना वाली पार्टी मुझको ये बोलेगी कि देखिए आपके पास तो पैसे नहीं है, आप क्या कीजिए, आप अपने बैंक के पास जाइए और अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले आइए। आप अपने बैंक से क्या ले आइए, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले आइए और ये लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास जमा कर दीजिए, तो मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स दे दूंगा। सो अगेन आई वांट टू बाई 10 लाख रुपीज गुड्स फ्रॉम चाइना ऑन क्रेडिट। तो वैसे तो वो जो चाइना की पार्टी है वो मुझको 10 लाख रुपीस का गुड्स नहीं बेचेगी ऑन क्रेडिट, लेकिन वो मुझको एक ऑप्शन दे सकती है। वो ऑप्शन मुझको क्या देगी, वो मुझको ये बोलेगी कि आप अपने बैंक से जाइए और बैंक से क्या लेके आइए, लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड उस लेटर ऑफ क्रेडिट को मुझको किसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, चाइना वाली पार्टी। तब जाके मुझको चाइना वाली पार्टी मुझको क्या दे देगी, गुड्स ऑन क्रेडिट दे देगी। एक्चुअली इस लेटर ऑफ क्रेडिट से होता क्या है कि देखिए मैंने तो वो गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट एंड आई हैव सेड हिम दैट आई विल पे यू आफ्टर व्हाट 2 मंथ्स। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट का रोल क्या है कि अगर मैं उसको 2 मंथ्स बाद उसके पैसे पे नहीं कर पाया तो माई बैंक विल बी फोर्स्ड टू व्हाट पे हिम। तो वैसे वो चाइना वाला पार्टी अपने पैसे क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ व्हाट, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा हुआ रहता है कि अगर जिसको मैं ये, जैसे मेरा नाम क्या है, आनंद, तो अगर आनंद वो चाइना वाली पार्टी को पैसा पे नहीं कर पाएगी ऑन टाइम, तो वो जो चाइना वाली पार्टी है इस पैसे को रिकवर कर सकती है फ्रॉम दी व्हाट बैंक। तो ओके, सो आनंद वांट्स टू बाई गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चाइना और वो क्रेडिट पीरियड कितना है, 2 मंथ्स। वैसे तो चाइना वाली पार्टी आनंद को वो गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचेगी, लेकिन आनंद को वो एक ऑप्शन दे सकती है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक से लेके आए। तो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक के पास जाऊंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को कलेक्ट करूंगा और किसको दे दूंगा, चाइना वाले पार्टी को। तो कल के दिन अगर 2 मंथ्स में आनंद अगर चाइना वाली पार्टी को रिपे नहीं कर पाया तो माय बैंक विल बी फोर्स्ड टू पे दैट टू दी व्हाट, दैट चाइना पार्टी। तो उस चाइना पार्टी के तो पैसे उसके कलेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट, दिस इज व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या लिखा हुआ रहता है, बैंक ये लिख के देती है कि अगर आनंद चाइना वाली पार्टी को पैसा पे नहीं कर पाया तो बैंक आनंद के बिहाफ में क्या करेगी, चाइनीज पार्टी को पैसा पे कर देगी। सो दैट इज व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओके। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्या है, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। क्या होता है कि जो कंपनीज को फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू करना होता है, तो कोई कंपनी को अगर फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू करना होता है तो वो पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स को नहीं बेच सकती है। कंपनी को किसी मिडलमैन की दरकार पड़ेगी, तो वो मिडलमैन कौन हो सकता है, बैंक। वो मिडलमैन कौन हो सकता है, बैंक। तो जो कंपनीज को अपने शेयर्स इशू करने हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकती है, उसको मिडलमैन की हेल्प से ही शेयर्स किसको बेच सकती है, पब्लिक को बेच सकती है। तो यहां पे मिडलमैन कौन हो सकता है, बैंक। अगेन बैंक कंपनी को ये बोलेगा कि देखिए आपके सारे शेयर्स मैं पब्लिक को बेचने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कुछ शेयर्स उसमें बिका नहीं तो वो कौन खरीद लेगा, बैंक खरीद लेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं अंडरराइटर। तो अंडरराइटर क्या करता है कि कोई भी कंपनी को जब फर्स्ट टाइम शेयर्स बेचना होता है तो वो पब्लिक को तो डायरेक्टली बेच नहीं पाएगा, तो उस कंपनी को एक मिडलमैन, एक बैंक यानी कि अंडरराइटर की दरकार पड़ती है। वो बैंक क्या करती है, सारे शेयर्स पब्लिक को जाके रखती है, जितना बिक गया पब्लिक का ठीक है, बाकी जो भी शेयर्स बचा हुआ रहता है वो किसको खरीदना पड़ता है, बैंक को खरीदना पड़ता है। इट्स ओके। तो यही होता है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट देखो कलेक्शन ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत सारे बैंक्स क्या करती है, बहुत सारा डेटा सर्वे करके क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है, एंड वो डेटा जिसको भी रिक्वायरमेंट हो उनको क्या कर सकती है, बेच सकती है। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
कोई भी सर्वे हो सकता है और कोई भी क्या हो सकता है, डेटा कलेक्शन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक कलेक्ट स्टेटिस्टिक्स गिविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू व्हाट ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, मनी एंड बैंकिंग। They publish journals and bulletins containing articles on what economic and financial matters। तो वो फॉर एग्जांपल ये सर्वे कर सकती है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है, ऑन एन एवरेज एक इंसान के कितने खर्चे हैं। तो ये सब वो डेटा क्या करती है, अक्यूमुलेट करके रखती है, और जिनको ये डेटा की दरकार पड़ती है उनको ये डेटा उन लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो वैसे देखोगे तो बैंक्स के पास कस्टमर्स की बहुत ज्यादा रीच होती है। तो उन लोग कोई भी सच गूगल फॉर्म भेज के उसमें डेटा कलेक्ट कर लेती है और उस डेटा को क्या कर देती है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके लोगों को वो बेच सकती है। दैट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो वी आर डन विथ ऑल द फंक्शंस ऑफ व्हाट बैंक्स, वी आर डन विथ ऑल द फंक्शंस ऑफ बैंक्स। हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपने क्या स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन। थैंक यू।